हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विश्व इतिहास का कंप्लीट वीडियो। जी हाँ, ब्लैक बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं विश्व इतिहास से रिलेटेड, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, और जिसे टीसीएस ने पूछ रखा है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुँचा देना है। हम जानते हैं आप लोग पहुँचाएंगे नहीं, क्योंकि आपको खुद से मतलब होता है, बाकी जो पढ़ा रहा है उसको कुछ मिले ना मिले उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी 300 मतलब जो क्वेश्चन पेपर पहले आए हैं उनमें से एक एक करके उठाया गया है निखिल सर के द्वारा, और फिर इसको एक किताब में डाला गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी? तो चीन जो था वो 605 एडी में ही सिविल सेवा परीक्षा शुरू कर चुका था। और देखिए, आज ये पहला क्वेश्चन है और आज इंडिया में सिविल सर्विस डे भी होता है। बढ़ते हैं आगे। चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो किन सी हुआंग ये राजवंश था, जिसको किन या चीन राजवंश भी कहते हैं। इसके शासनकाल में चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ था। विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है? तो दमिश्कस है। ठीक है। इंडोनेशिया मतलब किसका उपनिवेश था? तो डचों का उपनिवेश था इंडोनेशिया। अब देखिए, मैं जो हूँ इस वीडियो को मतलब रेडी टू यूज़ एकदम पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसमें ना कोई प्रमोशन, ना कोई बीच में कुछ बातें होंगी, ना आपको इस तरह का बोरिंग लगेगा कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ आपको ये दिख नहीं रहा है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि पसंद नहीं आता है। ठीक है, जब तक बीच में कुछ बातें ना करो, कुछ उन लोगों को इमोशन ना दो, फिर लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मैं देने वाला हूँ नहीं। ठीक है, इमोशनलेस वीडियो रहेगी। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है दूसरे की वीडियो पढ़ो या फिर बुक से पढ़ो, आपकी मर्जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ बनाई गई थी, चौकोर नालियाँ थी, वो एक दूसरे को क्रॉस पे काटती थी। तो इस तरह से कहा जाता है कि विश्व की पहली जो जल निकासी की व्यवस्था थी, मैंने सुदृढ़, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई थी। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी। अभी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो गई है। चीन के लिबरेशन के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? माओ जेडोंग, जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये माओ जेडोंग जो हैं, ये चीन के लिबरेशन के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्वी तिमोर किसका पूर्व उपनिवेश था? तो ये पुर्तगालियों का पूर्व उपनिवेश था। अभी पूर्वी तिमोर जो है या फिर तिमोर लिस्ट जिसको कहते हैं, ये अभी जो एशियान कंट्री है उसका ऑब्जर्वर कंट्री है। चीन की महान दीवार किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किन सी हुआंग, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसके द्वारा बनाई गई थी। ये राजवंश था। ताशकंद शहर कहाँ पे है? तो ये उज्बेकिस्तान में है। आपको पता होगी ताशकंद की संधि, तो ये वही है ताशकंद शहर। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है एक्चुअली ताशकंद। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में बॉक्सर विद्रोह 1900 ईस्वी में हुआ था। बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? ये बक्सर का युद्ध मत समझ लीजिएगा, बॉक्सर विद्रोह है, ये 1900 में हुआ था चीन में। हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 ईस्वी में बना था हिटलर जो चांसलर जर्मनी का। जर्मनी में जो मतलब राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट पद होता है उसको चांसलर कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी भी वहाँ पर चांसलर ही होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति नहीं कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सेमेटिज्म का मतलब क्या? तो उसका मतलब था यहूदी विरोधी नीति। एंटी सेमेटिज्म का मतलब यहूदी विरोधी नीति, वो यहूदियों को देखना नहीं चाहता था। इस कारण उसने बहुत सारे मर्डर भी किए थे यहूदियों के। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। किस जगह पे? बेबीलोन में। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू की लड़ाई बहुत फेमस है, तो ये बेल्जियम में स्थित है वाटरलू। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो ब्रिटेन जो है ये सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति। औपनिवेशिक शक्ति का मतलब बहुत जगह इसने कॉलोनीज बना कर रखे थे, उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, इसलिए औपनिवेशिक शक्ति के रूप में कौन उभरा? ब्रिटेन उभरा था। यूनाइटेड किंगडम संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर संविधान भी है और साथ साथ राजतंत्र भी है। बाकी जगह गणतंत्र होता है, संविधान तो गणतंत्र होता है, लेकिन यहाँ पे संविधान है और राजतंत्र है यूनाइटेड किंगडम में। द थ्री एम्पसर्स लीग 1873 को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग ड्रेकाइजर बंदी संधि। ड्रेकाइजर बंद संधि के नाम से द थ्री एम्परर्स लीग 1873 में हुआ था। वर्साइली की संधि, इसको आप लोग वर्साई की संधि के नाम से भी आप लोग कभी कभी जानते हैं। तो वर्साइली की संधि
किसकी अपमान थी? तो ये जर्मनी का अपमान किया गया था इसमें, ऐसा माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि वर्साइली की संधि में जर्मनी का अपमान हुआ था। शैडो कैबिनेट की प्रथा कहाँ शुरू हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुई थी शैडो कैबिनेट की व्यवस्था। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, ब्रिटेन किसको कहते हैं, इंग्लैंड किसको कहते हैं, ये अलग अलग तीनों चीज़ें हैं। यदि आपको नहीं पता है तो मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो जाकर आप उस वीडियो को देख लेंगे। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण चित्रकला है, ये किसने बनाया था ये चित्र? तो ये लियोनार्डो दा विंसी, ये काफ़ी फेमस चित्रकार हैं, इन्होंने बनाया था द लास्ट सपर, या फिर और भी इनके बहुत सारे चित्र हैं, जैसे मोनालिसा आप लोगों को याद होगा। मैं किसने कहा मैं राज्य हूँ? तो फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, उसने कहा कि मैं राज्य हूँ। मुसोलिनी जो है उसे फांसीवाद के प्रमुख अधिवक्ता के रूप में जाना जाता है। फांसीवाद का प्रमुख अधिवक्ता को किसको जाना जाता है? मुसोलिनी को। और मुसोलिनी जो है ये इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन इटली के एकीकरण से नहीं जुड़ा हुआ है, तो बाकी सारे जो नाम थे ऑप्शन में वो सब थे जुड़े हुए, लेकिन मुसोलिनी जुड़ा हुआ नहीं था। 1932 में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनाई गई शाही वरीयता को नीति के रूप में कौन जानता है? तो ओटावा समझौता के तहत इसको शाही वरीयता को नीति के रूप में जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट कौन हैं? तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, ये सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट के रूप में जानते थे सिंहासन पर बैठने वाले। किसने कहा एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? ये सब जो कोट्स होते हैं ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो किसने कहा था एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी ही एडोल्फ हिटलर है? वह जो खुद को हिटलर के प्रति वचनबद्धता करता है, खुद को जर्मनी के प्रति वचनबद्धता करता है, मतलब जो वचन ये दे दिया इटली के लिए तो जर्मनी के लिए, तो समझ जाओ कि वो हिटलर को वचन दे दिया, जो हिटलर को वचन दे दिया वो जर्मनी के लिए वचनबद्ध है, ये मतलब एक दूसरे के साथ है ये दोनों। तो ये कहा था आर हेम्स ने। किसने कहा था? आर हेम्स ने। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वाटरपोल, ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इंडिया जब आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते नहीं हैं, कभी भी आप लोगों ने आंसर नहीं किया, तो आप लोग प्लीज़ यदि याद हो तो आंसर जरूर किया कीजिए। फिर 1 मिनट के लिए गूगल कर लीजिए। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ रहता है 2-4 बार, इसलिए मैंने पूछ दिया, तो आप लोगों को एक बार गूगल करके उसको देखना चाहिए। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो रोबेस्पियरे जो है उसने फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी। आलू को यूरोप में किसके द्वारा लाया गया था? तो स्पेनिशों के द्वारा आलू को यूरोप में लाया गया था। स्पेन भी कहाँ पे है? यूरोप में ही है। तो आलू किसके द्वारा मतलब खोजा गया, इस तरह से कह सकते हैं, तो स्पेनिशों के द्वारा। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसको पहले टोरीज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? टोरीज के नाम से जानते थे ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। अभी वाटरलू के बारे में मैंने बताया था कि वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में है, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? मिनोरू यामासाकी जो हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि न्यूयॉर्क में जो स्थित है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके मुख्य वास्तुकार थे, मतलब इन्होंने इसका डिजाइन दिया था, इस तरह समझिए। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका जो है वो आधुनिक लोकतंत्र को स्थापित करने वाला पहला देश है। झूम कृषि, इसी को हम लोग शिफ्टिंग क्रॉप भी बोलते हैं, इसको मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक जगह पे जला के खेत बना दिया जाता है, फिर वह जहाँ जमीन अनउपजाऊ हो जाती है तो फिर दूसरी जगह जंगल को जला के खेत बना दिया जाता है, इसी को झूम कृषि कहते हैं या फिर शिफ्टिंग कृषि कहते हैं, शिफ्टिंग क्रॉपिंग। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो नागरिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। 1972 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन जो हैं ये 1972 में चीन का दौरा किए थे। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नए सौदे की घोषणा की थी? तो रूजवेल्ट जो हैं इन्होंने मतलब महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नए सौदे का घोषणा किया था। प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य है क्या? ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति जो है वो प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य माना जाता है। साम्राज्यवाद पूर्व काल में कैलिको के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, साम्राज्यवाद के पूर्व जो है वो कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था।
ठीक है। कपास को किस नाम से जानते थे? कैलिको के नाम से। कहीं कहीं आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय जो है वो कपास को किस नाम से बुलाते थे, तो कैलिको के नाम से बुलाते थे। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्ल भेदीय भेदभाव की नीति को क्या कहा गया है? तो रंगभेद नीति कहते हैं। देखिए ये जो है ना पूरा विश्व इतिहास, इससे क्वेश्चन आते हैं और आपको हवा भी नहीं लगता है और क्वेश्चन छूट के निकल जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले लाया ताकि आप इसको पढ़ लेंगे, तो आगे जो CHSL है, MTS है, CBT2 है, उसमें आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन के बहुत सारे बारे में पता ही नहीं है, तो छोड़ के तो आना लाजमी है या फिर गलती हो जाएगा। लेकिन आप जब इस वीडियो को पढ़ लेंगे तब से सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले कराया है, और बाकी सारी वीडियोज़ भी लगातार आती रहेंगी, मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये बार्थोलोम्यू डायज इसका नाम एक्चुअली आता है। तो ये हो जाएगा केप ऑफ गुड होप, जो रास्ता है उसकी खोज की थी इसने। अमेरिका को किसने खोजा था? कोलंबस ने। कब? 1492 में। जायरे का पिछला नाम क्या है? कांगो। जायरे का पुराना नाम क्या होता है? कांगो होता है। अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी नेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो हैं, ये अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन करने वाले अमेरिकी नेता थे। इनको वहाँ पर गांधी के रूप में देखा जाता है। बुल फाइटिंग किसका लोकप्रिय खेल है? ये जो है स्पेन का, मतलब ये खेल लोकप्रिय खेल है बुल फाइटिंग, सांड को लड़ाया जाता है। तनख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म जो होता है इसका पवित्र ग्रंथ का नाम होता है तनख। पहला खलीफा कौन था? अबू बकर जो है उसको पहला खलीफा के रूप में जाना जाता है। किसने कहा था? मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। वह जो एक राज्य में नहीं रहता है, या तो वो संत या तो वो पशु हो सकता है। यह किसने कहा था? ये भी बात अरस्तु ने कहा था। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी बात अरस्तु ने कहा था। ये तीनों कोट आपको याद रखना होगा, इसमें से एक तो आपसे पूछा ही जाएगा, निश्चित रखिए। ताओवाद दर्शन और धार्मिक विश्वास की एक प्राचीन परंपरा है, जिसकी जड़ें किससे जुड़ी हुई है? जिसकी जड़ें चीन के रिवाज और विश्व दृष्टिकोण में जुड़ी हुई है। पेकिंग किसका पवित्र स्थान है? तो ये कन्फ्यूशियसवाद जो है, एक मतलब अवधारणा, उसका पवित्र स्थान पेकिंग को माना जाता है। प्राचीन काल का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो जो डार्विन है, इनको प्राचीन काल का महान अन्वेषक, मैंने महान खोजकर्ता कहा जाता है। किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? इंग्लैंड जो है इसे फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। किसने कहा? राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। शिया मुसलमानों का पवित्र स्थल करबला किस देश में स्थित है? इराक में। आज भी देखिएगा इंडिया में जहाँ भी शिया मुसलमान मतलब बसे हुए हैं, उसके आसपास वो लोग करबला एक मस्जिद बनाते हैं, जिसका नाम वो लोग करबला रख देते हैं। तो करबला कहाँ पे स्थित है, इसे पवित्र शहर? तो इराक में स्थित है। इस्लाम प्राचीन काल में विकसित धर्म नहीं है। इस्लाम जो है वो प्राचीन काल में नहीं था, ये तो ईसा के बहुत बाद आया था, तो इसलिए इसे प्राचीन धर्म के रूप में नहीं माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के बाद इस्लाम का जन्म माना जाता है। फांसीवाद की विचारधारा का विकास कहाँ हुआ? तो ये इटली में इसका विकास हुआ था, फांसीवाद की विचारधारा का। 18वीं शताब्दी के दौरान जीन रैक जूसो ने प्रसिद्ध शब्द कहे थे। कौन सा शब्द? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। ये किसने कहा था? जीन जैक रूसो ने, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। किसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी? ये बात कही थी जॉन लॉक ने। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी, ये बात किसने कहा था? जॉन लॉक ने। सिनेगॉग किसका पूजा स्थान होता है? तो ये यहूदी धर्म का पूजा स्थान होता है, उसको बोलते हैं सिनेगॉग। मार्क्स के अनुसार, यानी कार्ल मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, श्रम जो है ये मूल्य का एक स्रोत है। श्रम क्या है? मूल्य का एक स्रोत है। किसके अनुसार राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है? तो उदारवादी जो हैं इनके अनुसार राष्ट्र क्या है? एक आवश्यक बुराई है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया था। किसने? जॉन लॉक ने। कार्ल मार्क्स लंदन में निवासन में रहे, उन्होंने वहीं से लिखा था। कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील कौन कहता है?
कैबिनेट प्रणाली को राज्य का जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहने वाले मुइर हैं। किसने कहा था? मुइर ने कहा कि कैबिनेट प्रणाली जो है वो राज्य रूपी एक जहाज है जिसका स्टीयरिंग व्हील क्या है? कैबिनेट प्रणाली। अवेस्ता या फिर जेंद अवेस्ता जिसे कहा जाता है, यह किसकी प्रसिद्ध मतलब धार्मिक पुस्तक मानी जाती है, पवित्र पुस्तक? तो ये पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है, अवेस्ता या जेंद अवेस्ता जिसको बोलते हैं। किस समूह के विचारकों ने फांसीवाद को प्रभावित किया? तो प्लेटो, मैकियावेली, हर्बर्ट स्पेंसर, इन लोगों ने क्या किया था? फांसीवाद को प्रभावित किया था। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य शत्रु क्या है? तो निजी संपत्ति जो है वह साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य संपत्ति है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता है? तो ये भविष्यवाणी का देवता होता है अपोलो। कहाँ सेंट पॉल का सिर कलम किया गया था? रोम में सेंट पॉल का सिर कलम किया गया था। प्रकृति की ओर आओ आह्वान किसने किया था? रूसो ने। वेदों की ओर लौटो ये आपके दयानंद सरस्वती ने, लेकिन प्रकृति की ओर लौटो ये किसने कहा था? रूसो ने। किसने कहा था स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन करना शामिल है? ये भी बात रूसो ने कहा था। पूंजीवाद के तहत विकास प्रक्रिया को रचनात्मक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये स्पंटर ने वर्णित किया है। पूंजीवाद के तहत विकास प्रक्रिया को रचनात्मक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो स्पंटर ने कहा है। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, ये राय किसने दी थी? तो ये सीली की राय थी कि लोकतंत्र एक सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय रूप से शिंतो धर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ कोई नहीं है, तो उसको लोकप्रिय रूप से शिंतो धर्म के रूप में जानते हैं। जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसको प्रतिपादित किया था? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था। समाजवादियों ने न्याय के आर्थिक आयामों पर बल दिया था। समाजवादियों ने किस पर बल दिया था? तो न्याय के आर्थिक आयामों पर बल दिया था। अमेरिकी गृह युद्ध ने गुलामी को अंत तक देखा। किसको देखा था अंत तक? गुलामी को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। कब अपनाया था संविधान? 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। बेस्टिल जेल पर तीसरे स्टेट के हमले ने फ्रेंच क्रांति को भड़का दिया था। फ्रेंच क्रांति को किसने भड़काया था? तो बेस्टिल जो जेल है इस पर थर्ड स्टेट जो है इसने हमला कर दिया था। इससे फ्रेंच क्रांति भड़क गई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा? मतलब किस से जुड़ा हुआ, किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ एक नारा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अच्छा, ये नारा दिया किसने था? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जानते हैं? तो इसी को इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में फटे परमाणु बम को क्या कोड नेम दिया गया था? तो हिरोशिमा में जो फटा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में फटा था उसका नाम था फैट मैन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान क्या हुआ था? सभी वस्तुओं की कीमतें जो है ना वो लगभग दोगुने दाम पे हो गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और कब तक चला था? 45 तक चला था। डी डे वह दिन है जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को नमाडी एक जगह है वहां पर उतार दिया गया था, उसी को डी डे के नाम से जानते हैं। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाली 3 एक्सिस पावर में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन जो है वो थर्ड एक्सिस में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर कौन थी? तो एक्सिस पावर में यही 3 थे, जर्मनी, इटली और जापान। इनको एक्सिस पावर कहते हैं। पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था पहला परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में जितने अपराधी मतलब घोषित किए गए थे उन पर मुकदमा नूनबर्ग नामक स्थान पर चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के तत्कालिक कारण क्या थे? तो राजकुमार आर्चड्यूक जो था फ्रांसिस फर्डिनेंडे की हत्या हुई थी, इसी से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था।
द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक वर्साइले की संधि थी, जिसे जर्मनी अपना अपमान मानता था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किस पक्ष से लड़ाई की थी? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ उसने लड़ाई किया था। 1911 में चीन की क्रांति का क्या परिणाम हुआ था? तो एक गणतंत्रता की स्थापना हुई थी चीन की क्रांति के परिणाम स्वरूप। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया था? हो ची मिन्ह के द्वारा। किसने मतलब वहाँ का नेतृत्व किया था वियतनाम में स्वतंत्रता के लिए? तो हो ची मिन्ह ने। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। वर्ष 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंततः परास्त कर दिया गया था। पर्ल हार्बर एक बंदरगाह है जहां अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को तैनात किया गया था, पर 1941 में जापानियों द्वारा इस पर हमला कर दिया गया था। किस पर? पर्ल हार्बर पर। बेस्टिल के पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, वही बेस्टिल जेल जिस पर थर्ड स्टेट ने हमला कर दिया था। फ्रेंच पूरी तरह से वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों से हार गए थे, मतलब फ्रांसीसी जो थे वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों से पूर्णतः हार गए थे। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो वाटरलू की लड़ाई लड़ी थी नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। कब? 1815 में। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटेन और चीन के बीच में। शताब्दी युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों तक युद्ध चला था। शताब्दी युद्ध के नाम से इसको इतिहास में जाना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने सामंतवाद और पूंजीवाद में परिवर्तन के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया था। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया था? सामंतवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से लिए गए थे? तो ये भी फ्रेंच क्रांति से लिए गए थे। बेस्टिल का पतन किसके साथ जुड़ा हुआ है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना बेस पर किसके द्वारा हमला किया गया था? जापान ने इस पर हमला किया था। यहाँ पे अमेरिका ने अपना एक फ्लीट तैनात किया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसको इंडिया अपनाया था। रूसी लोकवादी आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक कौन थे? मिखाइल बाकुनिन। फ्रांसीसी क्रांति को किनकी शिक्षाओं ने प्रेरित किया था? तो रूसों की शिक्षाओं ने इसको प्रेरित किया था। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच में क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था 1854 से 56 में। रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग से रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। रिफॉर्मेशन क्या है? पोप के अधिकार के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसी को रिफॉर्मेशन कहते हैं। 1917 रूस की क्रांति के लिए जाना जाता है। 1917 किसके लिए प्रसिद्ध है? रूस की क्रांति हुई थी, इसके लिए प्रसिद्ध है 1917। क्रीमियन युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस के द्वारा क्रीमियन युद्ध समाप्त हुआ था। यह घोषणा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। वॉल स्ट्रीट पतन महामंदी से हुई थी। वॉल स्ट्रीट का पतन क्यों हुआ था? महामंदी की वजह से वॉल स्ट्रीट का पतन हुआ था। अमेरिका ने अलास्का को 50वां संघ बनाने के लिए किस देश से खरीदा था? तो ये अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अच्छा, इसको इंडिया ने कौन सा पुरस्कार दिया था? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो ये मेसोपोटामिया की संस्कृति से है। किस संबंध? हैंगिंग गार्डन का संबंध। युद्ध पीड़ितों के उपचार पर पहला जिनेवा सम्मेलन कब अपनाया गया था? 1864 में। 1864 में। सोवियत संघ कब 15वें गणतंत्र 15 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था? 1991 में। पहले रसिया हुआ करता था सोवियत संघ, अब इसमें 15 देश बट गए थे 1991 के बाद। थर्ड स्टेट क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा पैम्फलेट जिसके द्वारा लिखा गया था अब्बे CS, इमानुअल जोसेफ CS। थर्ड स्टेट क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया था? तो अब्बे CS के द्वारा लिखा गया था। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की? एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद की वकालत की थी। नाजी पार्टी का चिन्ह जो था वो था किस तरह का? स्वास्तिक की तरह का। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसको जाना जाता है? तो फ्लोरेसेंट नाइटेंगल जो है इनको लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है, ये नर्स थी। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है?
जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहते हैं। मार्क्स कहाँ से था? जर्मनी से। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया? यूनान से। संघ, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 1920 में। बाद में इसी को संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया 1945 में, 24 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री प्राइमस को इंटर पारेस, बराबरी में प्रथम, किसने कहा था? मोरली ने कहा था। किसने? मोरली ने। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री प्राइमस को इंटर पारेस यानी कि बराबरी में प्रथम किसने कहा था? मोरली ने। कोर्सिका द्वीप का संबंध किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट से है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया था, किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। विश्व के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 वर्ग किलोमीटर है? नोरू। नोरू एक देश है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से थे। सम्राट की पूर्ण संप्रभु शक्ति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? थॉमस हॉब्स के द्वारा सम्राट की संप्रभु शक्ति की वकालत की गई थी। मार्को पोलो किसके लिए जाना जाता है? तो चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए मार्को पोलो को जाना जाता है। किस दशक को उपनिवेशवाद के अंत का युग कहा जाता है? 1970 को उपनिवेशवाद के अंत का युग कहा जाता है। मार्क्सवादी भौतिकवाद ये डार्विन के विचार से आया था। किसके विचार से आया था? डार्विन के विचार से आया था। यूनानी लोग राजनीति को किस आधार पर देखते हैं? तो नैतिक शर्तों के आधार पर देखते हैं। यूनानी लोग नैतिक शर्तों के आधार पर राजनीति को देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसके द्वारा रचना किया गया था? तो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंसी। ये दोनों काफी प्रसिद्ध इनकी चित्रकारी है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ से थे? तो ये स्पेन के निवासी थे। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? सेंट निकोलस। वही जो 25 दिसंबर को आते हैं सांता क्लॉज गिफ्ट देने, उनका नाम क्या था? सेंट निकोलस। फांसीवाद किस सिद्धांत को लागू करने में विश्वास करता है? तो सर्वसत्तावाद। उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने आधुनिक नर्सिंग का मूलभूत दार्शनिक माना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। चीन की टेराकोटा सेना में सम्राट किन शी हुआंग की कब्र के पास आदमकद आकृतियां हैं? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको GLF 1958 में चीन में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य देश को बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करना था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या था? कि बड़े पैमाने पर देश में उद्योग लगाए जाए। कहाँ पे ये शुरू किया गया था? चीन में। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट खत्म कर लिया है। यदि इसमें से प्रश्न आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी TCS के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे वो सब हमने इस वीडियो में करा दिया है। और आपको आगे और कौन कौन सी वीडियो चाहिए मैं कंप्लीट करके ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।